हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कहानीकार संजीव द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है धावक को पढ़ रहे हैं। धावक कहानी की कथा वस्तु और उद्देश्य से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देख लें। आज मैं इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर एमसीक्यू और एसएक्यू में, उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे भी जब आपने कथा वस्तु को अच्छी तरह से समझ लिया है तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए, पाठ के किसी भी भाग से पूछे जाए, आप उसका उत्तर अवश्य लिख पाएंगे। तो इसलिए कथा वस्तु को समझ लेना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर भी मैं जिन प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ उन प्रश्नों को भी आप हमेशा याद रखें, साथ ही साथ उसके उत्तर को भी याद कर लें। बहुत से बच्चों को यह समस्या होती है कि कहानी के अंत में कहीं कोई प्रश्न न दिए जाने के कारण वे बड़े उलझन में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इस पाठ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये हमारा दायित्व हो जाता है कि मैं बच्चों को प्रश्न उपलब्ध कराऊं। इसके साथ ही साथ मैं उत्तर भी आप लोगों को बतला देती हूँ ताकि इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है। तो उनकी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही मैं सारे प्रश्नों के उत्तर को आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत करती हूँ। तो खूब ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे प्रश्नों को लिखा है और उसके उत्तर को भी आप लोगों को बतलाया है। तो आप पहले प्रश्न को अपने कॉपी में उतारिए, उसके बाद खुद से समझकर उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप देखेंगे कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आप पुनः वीडियो को देखिए और फिर उत्तर को समझकर उसे याद करके अपने कॉपी में उसे उतार लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। धावक कहानीकार कौन है? संजीव। एमसीक्यू और एसएक्यू से संबंधित प्रश्न है। टोटल 32 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, धावक किस विधा की रचना है? यहाँ ध्यान दीजिए, विधा लिखा गया है, विद्या नहीं लिखा हुआ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जब क्लास में मैं विधा बोलती हूँ तो वे विद्या लिख लेते हैं, किंतु विधा और विद्या दोनों अलग चीज़ है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और विधा का अर्थ होता है किस्म, तरह और रूप। यानी धावक किस तरह की रचना है, यह कविता है या कहानी है या एकांकी है या नाटक है, किस तरह की रचना है? तो धावक क्या है? एक कहानी है। और धावक शब्द का अर्थ क्या होता है? दौड़ने वाला। हो सकता है प्रश्न ये भी पूछा जाए, धावक शब्द का अर्थ बताएं, तो आप क्या लिखेंगे? दौड़ने वाला। दूसरा प्रश्न देखिए, धावक कहानी के प्रमुख पात्र या नायक का क्या नाम है? तो प्रमुख पात्र यानी धावक कहानी में किसकी कहानी है? तो भंबल दास, जिनका पूरा नाम क्या है? भवरंजन चटर्जी। अगला प्रश्न, लेखक संजीव को खेल के स्टेडियम में किस बात की चिंता है? उत्तर है, देखिए, लेखक को चिंता इस बात की है कहीं मैले कुचेले या सामान्य मजदूर बाबू क्लास के लोग वीआईपी की जगहों को हथिया ना लें। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रश्न के उत्तर को बतला रही हूँ, यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं कर रही हूँ विशेष रूप से, क्योंकि मैंने सारी व्याख्या कथा वस्तु के इसको समझाते वक्त प्रस्तुत की है। तो आप वहाँ पर अच्छी तरह से चीज़ को समझ लें। प्रश्न देखिए, दौड़ शुरू होने से पहले दर्शक दीर्घा से कैसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई? उत्तर है, यह आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी कि भंबलदा कोथाय, बम भोले भैया कहाँ है? देखिए, बंगला में है, बम्बलदा कोथाय, ये बंगला का वाक्य है। यानी कोई कहाँ है यह जानना होता तो यहाँ कहते हैं कोथाय। तो यहाँ बंगला क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह कहानी जिन्होंने लिखा है यानी जो कहानीकार हैं वे कहाँ रहते थे? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में रहते थे और वहाँ की ही ये घटना है। देखिए अगला प्रश्न, लेखक ने उन्हें अजीब खपती आदमी क्यों कहा? उत्तर है, लेखक ने उन्हें यानी भंबल दा को यह इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि जब कभी भी खिलाड़ियों का नाम पुकारा जाता तो उनका कहीं अता पता नहीं होता। ऐसे समय पर वे किसी की शादी या शमशान घाट पर पहुँचे मिलते, इसीलिए जो है लेखक ने भंबल दा को खपती आदमी कहा है। प्रश्न देखिए, दौड़ कैसे शुरू हुई? उत्तर है, पिस्तौल की धाय आवाज़ के साथ दौड़ शुरू हुई। प्रश्न देखिए, भंबलदा की कमी लेखक को कैसे अखर रही थी? उत्तर है, लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो
मैदान सूना है। प्रश्न, लेखक ने भंबलदा के पिछले कितने वर्षों की कथा को प्रस्तुत किया है? उत्तर है पिछले 25 वर्ष की कथा को। प्रश्न देखिए, समय के साथ प्रश्न देखिए, समय के साथ भंबलदा किस किस खेल प्रतियोगिता से बाहर निकलते चले गए? उत्तर है देखिए 100 मीटर से लेकर मील भर की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर्डल्स रेस, जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, साइकिल रेस आदि। अगला प्रश्न देखिए, स्पोर्ट्स अफसर भंबलदा को क्या समझाते? उत्तर है स्पोर्ट्स अफसर समझाते थे कि खेल का एक न्यूनतम मानक होता है। प्रश्न देखिए, एक बार भंबलदा को किसने लंघी मारी और उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है एक बार बगल के धावक ने भंबलदा को लंघी मार दी, जिससे भंबलदा गिर पड़े। उनके घुटने और केहनी छिल गई थी, खून निकल आया और यह देखकर भीड़ काफ़ी उत्तेजित हो गई। अगला प्रश्न देखिए, भीड़ को किसने नियंत्रित किया? उत्तर है भंबलदा ने स्वयं ही लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। यानी जो खेल देखने के लिए लोग आते थे, दर्शक जो थे, वे भंबलदा को बहुत पसंद करते थे, उनके आदर्श को मानते थे, इसीलिए भीड़ जो है नियंत्रण खो देती है जब भंबलदा को किसी ने लंघी मार दी तो। अगला प्रश्न, भंबलदा के अनुसार स्पोर्ट्समैन के रुतबे के खिलाफ क्या हो जाता था? उत्तर देखिए, भंबलदा रेस या दौड़ में जब तक सारे चक्कर पूरे नहीं करते तब तक बैठते नहीं। ऐसा ना करना एक स्पोर्ट्समैन के रुतबे के खिलाफ था। इस खेल को शुरू करते उसे खत्म किए बिना भंबलदा रुकते नहीं थे। प्रश्न देखिए, भंबलदा के साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था? उत्तर है भंबलदा की साइकिल के बारे में यही प्रसिद्ध था कि घंटी छोड़कर उसका सब कुछ बचता है। भंबलदा की साइकिल यद्यपि पुरानी खटारा साइकिल थी, यानी साइकिल बहुत पुराना था, सारे उसके जो पुर्जे थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, इसलिए कहा गया है खटारा साइकिल। प्रश्न देखिए, कहानी में किनकी आयु 5 साल होती यह बतलाया गया है? यानी किनकी आयु 5 साल होती है कहानी में बतलाया गया है। तो स्पोर्ट्समैन और बीमा एजेंट, इसलिए क्यों कहा गया स्पोर्ट्समैन और बीमा एजेंट को? क्योंकि उनकी काम करने की जो गति होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो आरंभ में 5 साल तक बहुत ज़्यादा होती है। इसी आधार पर ये कहा गया है कि बीमा एजेंट और स्पोर्ट्समैन की आयु 5 वर्ष होती है। यहाँ आयु से तात्पर्य उम्र नहीं है। प्रश्न देखिए, भंबलदा किसके अपवाद थे? यह नियम कि स्पोर्ट्समैन की आयु 5 वर्ष की होती है, यह भंबलदा पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे लगातार 25 वर्षों से खेल की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रश्न देखिए, भंबलदा के बड़े भाई का क्या नाम था? साथ ही यह क्यों कहा गया है कि दोनों की उपलब्धियों में युगों का फासला है? उत्तर देखिए, भंबलदा के बड़े भाई का नाम क्या है? अशोक दा, यानी अशोक चटर्जी था। अशोक दा का विशेष गुण यह है कि किसी को लंघी मारकर आगे बढ़ना, यानी बढ़ जाना। यानी अशोक दा क्या थे? किसी को भी लंघी मारकर, किसी को भी धकेल कर, यानी अपना स्वार्थपरता के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर वे आगे बढ़ते थे, चाहे किसी को पीछे धकेलना ही क्यों ना पड़ जाए। अपनी इसी बुद्धि के कारण वे चीफ पर्सनल मैनेजर के पद पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसके विपरीत भंबलदा के जीवन का उद्देश्य किसी प्रकार आगे बढ़ना नहीं है। तो दोनों भाइयों में क्या अंतर है? अशोकदा किसी भी प्रकार ये निकेन प्रकरण जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भंबलदा अपने आदर्श को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे किसी को पीछे धकेल कर, किसी को लंघी मारकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ये दोनों भाइयों में अंतर था। इसके साथ ही वे अपने परिवार को, समाज को भी साथ लेकर चलते हैं, अतः वे मात्र क्लर्क तक ही बन पाए। तो देखिए, अशोकदा जो है पदोन्नति करके चीफ पर्सनल ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन भंबलदा ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने परिवार को, अपने समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए वे क्लर्क तक ही पहुँच पाते हैं। प्रश्न देखिए, भंबलदा मैट्रिकुलेशन कितनी बार में पास हुए? उत्तर है लगातार चौथी बार फेल होने के बाद 5वीं बार वे मैट्रिकुलेशन पास किए। प्रश्न देखिए, अशोकदा का विवाह किसके साथ हुआ? इससे सबसे अधिक आहत कौन हुआ? उत्तर है अशोकदा का विवाह बड़े साहब की बेटी के साथ हुआ। उस उनका विवाह भी बड़े साहब के बंगले पर हुआ। भंबलदा और उनकी माँ को सिर्फ औपचारिक निमंत्रण दिया गया। इससे उनकी माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। यानी कौन आहत होता है? सबसे अधिक अशोकदा की माँ, यानी भंबलदा की माँ। प्रश्न देखिए, प्रश्न, अशोकदा और भंबलदा दोनों का जिंदगी जीने का क्या नज़रिया था? उत्तर है देखिए, अशोक के अनुसार आदमी को शान से जीना चाहिए या तो इस दुनिया से कूच कर जाना चाहिए। यह है अशोकदा का नज़रिया। अब देखते भंबलदा क्या सोचते हैं। भंबलदा को शान की नहीं, सम्मान की ज़िंदगी चाहिए। उनके अनुसार शान में दूसरों से अपने को ऊंचा दिखाने की क्रूरता और खुदगर्जी होती है, जबकि सम्मान उनके लिए परस्पर सौहार्द और समता का द्योतक है। यानी अशोकदा शान के साथ जीना चाहते हैं और भंबलदा सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।
प्रश्न देखिए, कहानीकार ने बम्बलदार द्वारा शादी न करने के किन किन कारणों का उल्लेख किया है। पहला कारण देखिए क्या है, लोगों का कहना है कि भाभी के आचरण को देखकर उनमें विवाह से विरक्ति उत्पन्न हो गई। दूसरा कारण क्या है देखिए, 350 रुपये की तनख्वाह से माँ के इलाज और अपना परिवार चलाकर इतने पैसे नहीं बचते थे कि वे दूसरों का गुजारा कर सके। तीसरा है, भंबलदा किसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे। उनका विवाह तय हुआ भावी पत्नी मास्टरनी थी, जो पैसे की समस्या हल कर सकती थी, पर भंबलदा किसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे। तो इन 3 कारणों से भंबलदा ने विवाह नहीं किया। अगला प्रश्न, रजत जयंती कितने वर्षों में मनाया जाता है? 25 वर्षों में भंबलदा को कौन सा पुरस्कार दिया जाने वाला था और पुरस्कार देने वाला कौन था? देखिए, रजत जयंती के नीचे 25 वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ उत्तर आपको मिल जाएगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। रजत जयंती 25 वर्षों पर मनाई जाती है। भंबलदा को 25 वर्षों में पहली बार सर्वश्रेष्ठ विदूषक का पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार देने वाले थे कौन? अशोकदा, यानी भंबलदा के बड़े भाई। प्रश्न देखिए, विदूषक के पुरस्कार की घोषणा होने पर भंबलदा में क्या प्रतिक्रिया हुई और यह प्रतिक्रिया क्यों हुई? यानी दोनों ही है, पहले है क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों हुई। उत्तर देखिए, भंबलदास सीधे सरल प्रकृति के थे। वे एक चरित्रवान तथा सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उनके जीवन का ध्येय दूसरों का उपकार करना था। खेल प्रतियोगिता में भी वे स्वयं को तौलने या परखने के लिए हिस्सा लेते थे। पुरस्कार की लालसा उन्हें कभी नहीं रही। यानी भंबलदा कभी भी पुरस्कार पाने के लिए खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेते थे। यही कारण है कि विदूषक के पुरस्कार के लिए जब उनके नाम की घोषणा की गई तो वे तिलमिला उठे। उनके स्वाभिमान को बड़ी गहरी चोट पहुंची, अतः वे काफ़ी उत्तेजित हो गए। अगला प्रश्न देखिए, पुरस्कार के संदर्भ में उन्होंने अशोकदास से क्या कहा? उत्तर है, भंबलदा ने अशोकदास से कहा कि वे गलत पुरस्कार नहीं लेते हैं। पुरस्कार की लालसा तो अशोकदा के मन में है, अतः खानदान का नाम रोशन करने के लिए यह पुरस्कार अशोकदा ही भंबलदा के तरफ से रख ले। प्रश्न देखिए, उस रात भंबलदा के साथ क्या घटना घटित हुई? इसका उत्तर क्या है कि उस रात भंबलदा को पहला स्ट्रोक हुआ, यानी हृदय का दौरा पड़ा। प्रश्न देखिए, भंबलदा ने अपना घर कैसे बनाया था? उसका घर कैसा था? उत्तर है, भंबलदा ने अपना घर कोऑपरेटिव तथा पीएफ के लोन से बनाया था, यानी वहाँ से जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने अपना घर बनाया था। उनका घर 2 कमरे का मकान था। उनके घर पर दूर लोगों का काला धुआं काले झंडे की तरह फैला रहता था। प्रश्न देखिए, भंबलदा की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है, हृदय गति रुकने से, यानी हार्ट अटैक से। उन्हें 2 बार स्ट्रोक हुआ था। प्रश्न देखिए, मृत्यु पूर्व भंबलदा ने संवेदनात्मक पत्र किसे लिखा और उसमें क्या लिखा? उत्तर देखिए, भंबलदा ने अपने बड़े भाई अशोकदा को संवेदनात्मक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, भैया, दौड़ में जीत उसी की होती है जो सबसे आगे निकल जाता है, चाहे लंगी मारकर हो या गलत ट्रैक हथियाकर ही। पुरस्कार पाने का जुनून ही सवार रहता है उस समय, मगर मुझे खुशी और संतोष है कि मैंने लंगी नहीं मारी, गलत ट्रैक नहीं पकड़ी। पीठ पर तुम्हारा छोड़ा हुआ बोझ था परिवार का, उसे लेकर पूरी दौड़ दौड़नी थी। तो ये पत्र का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पर लिखा है। आप लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप अवश्य देखेंगे कि वहाँ पर पूरा पत्र जो है किस तरह से लिखा गया है, उसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न देखिए, भंबलदा अपने भाई अशोकदा को किस पर हक न जतलाने की बात कही? उत्तर है, भंबलदा के घर पर। प्रश्न देखिए, माँ की मौत के समय अशोकदा कहाँ थे? उत्तर है, विदेश में। अगला प्रश्न देखिए, ग्लैडिएटर्स के युद्ध किसे कहते हैं या क्या है? उत्तर है, यह युद्ध रोम के गुलामों तथा हिंसक जानवरों के बीच होते थे। प्रश्न देखिए, पत्र पढ़ने के बाद अशोकदा को क्या प्रतीत होता है? उत्तर है, पत्र पढ़कर अशोकदा प्रतिवाद करना चाहते हैं, परंतु इस बार भंबलदा इससे पहले ही आगे बढ़ गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी चर्चा अभी मैंने तुरंत की, ग्लैडिएटर्स के युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो इसे मैंने थोड़ा विस्तृत रूप से आप लोगों को बताने की चेष्टा की है, इसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, उत्तर है, ग्लैडिएटर्स के युद्ध रोम के गुलामों तथा हिंसक जानवरों के बीच होते थे। प्राचीन समय में विश्व के अनेक देशों में दास प्रथा प्रचलित थी। राजा वर्ग के लोग तथा संपन्न लोग अपने मनोरंजन के लिए ग्लैडिएटर्स के खेल का आयोजन करते थे, जिसमें एक बड़े पिंजड़े में किसी हिंसक जीव के साथ एक ताकतवर दास को बंद कर दिया जाता था और उसके आपस के युद्ध को देखकर लोग खुश होते थे। यह एक प्रकार का अमानुषिक खेल था। तो यह युद्ध कैसा था, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो
आज के वीडियो में मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है वे MCQ, SAQ या हो सकता है किसी बड़े प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, साथ ही साथ इसके उत्तर को भी अच्छी तरह से समझ लें, समझकर याद कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।